आज की कहानी है अपने अपने सपने। डॉक्टर मणि अपने चिर प्रतीक्षित सपने को साकार रूप में मूर्त देख बहुत प्रसन्न थी। उनकी बेटी आद्या ने उनका नर्सिंग होम ज्वाइन करके उन्हें चिंता मुक्त कर दिया था। डॉक्टर अवनीश के साथ उसकी जुगलबंदी देख वे मन ही मन उसके सुखद दाम्पत्य की कल्पना करती। लेकिन यह निर्णय तो पूर्णतया आद्या को या उन दोनों को ही करना होगा। पिछले 10 वर्षों में इस नर्सिंग होम के रूप में जिस पौधे को उन्होंने रोपा था वह आज वट वृक्ष बनकर शहर के विश्वसनीय नर्सिंग होम में शुमार कर चुका था। अब उनके चेहरे पर अपने सपने के पूर्ण होने की अपूर्व संतुष्टि का भाव रहता था। एक क्रिटिकल केस में वे घंटों से परेशान थी। जैसे ही पेशेंट ने आंखें फड़फड़ाईं, वे डॉक्टर पूनम को सब समझाकर अपने केबिन में आ गई और ललिता से कॉफ़ी लाने के लिए कहकर आंखें बंद कर कुछ देर रिलैक्स होने की कोशिश करने लगीं कि तभी रीना अंदर आई और एक विजिटिंग कार्ड उनके सामने रख दिया। उन्होंने उड़ती नज़र से कार्ड को देखा, बोली, आज मैं किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से नहीं मिल पाऊंगी, उन्हें डॉक्टर अवनीश से मिलने को कह दो। डॉक्टर मैडम, वे आपसे ही मिलना चाहती हैं। उन्होंने कार्ड पर फिर नज़र डाली। पंखुड़ी सिंह, भेज दो। 25 से 30 वर्षीय छरहरी सी आकर्षक युवती, आंखों के अंदर से झांकती कजरारी आंखें और माथे पर झूलती घुंघराली लटें, कंधे पर सुंदर सा बैग लटकाए हुए अंदर आती ही बोली, डॉक्टर साहिबा नमस्कार। नमस्कार। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई चंदा मांगने के लिए आया है, इसीलिए रूखी आवाज में बोली, क्या काम है? मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं। वे गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। अपने स्मृति पटल को काफी खंगालने के बाद भी वे पहचान का सूत्र तलाशने में असमर्थ रही थी। रोज सैकड़ों मरीजों व उनके रिश्तेदारों से मिलते रहने के कारण मन में सब कुछ गड़बड़ सा हो रहा था। फिर भी उसका चेहरा जाना पहचाना सा जाने क्यों लग रहा था उन्हें। मैं पंखुड़ी, जिसको आपने नया जीवन सच्चे अर्थों में दिया था। वे एकदम खड़ी हो गई थी। ओ पंखुड़ी, सालों पहले तुम अपनी माँ के साथ आई थी। तुम्हारे पापा पुलिस में थे ना? यस यस। आओ बैठो। तुम्हारी माँ व पापा सब ठीक तो हैं? यह कहने के बाद उन्होंने ललिता से कॉफी लाने को बोला और फिर से पंखुड़ी से मुखातिब हुई। मुझे कैसे याद किया? एनी प्रॉब्लम? उसने अपने बैग से एक कार्ड निकालते हुए कहा, डॉक्टर मैडम, 4 मार्च को कला विथिका सभागार में मेरी एकल प्रदर्शनी है। उसकी चीफ गेस्ट आप होंगी। वह सकुचाते हुए आगे बोली, उद्घाटन भी आपको करना है। मैंने बिना आपकी परमिशन उद्घाटन के लिए आपका नाम दे दिया है। इसके लिए बड़ा वाला सॉरी। वह सिर झुकाए खड़ी थी। वे हंस पड़ी थी। उन्होंने कार्ड को ध्यान से देखा। 4 मार्च संडे शाम 3 बजे, कला वेदिका। फिर बोली, ठीक है, मैं आऊंगी। मैं गाड़ी भेजूं? नो नीड टू बी फॉर्मल। यह कह उन्होंने उठकर उसे प्यार से गले लगा लिया। मैडम, मेरा यशोदा नाम से बुटीक भी है। यह मेरे द्वारा डिज़ाइन किया हुआ सूट आपके लिए मेरी ओर से गिफ्ट है। अरे, इट्स ग्रेट, वेरी नाइस सूट, थैंक यू पंखुड़ी। आद्या, मेरी बेटी यशोदा बुटीक के लिए कुछ कह तो रही थी। पंखुड़ी, आई विल कम, बाय। कहती हुई वह चली गई थी। वह ठंडी हवा के झोंके की तरह आई और चली गई। उनके स्मृति पटल पर अतीत का पृष्ठ सजीव हो उठा और पंखुड़ी का कलांत शांत चेहरा उनकी आंखों के समक्ष दृष्टिगत हो उठा था। और आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण स्वाभिमानी युवती को देख मन ही मन आत्मसंतुष्टि से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। वे अतीत के दिनों में पहुंच गई थी। एक रात को 9 बजे ही वे अपनी कुर्सी से घर जाने के लिए उठी थी और अपने नर्सिंग होम का राउंड लेने के बाद मन ही मन बुदबुदाई, चलो, आज कोई सीरियस पेशेंट नहीं है। आज की रात चैन से सोऊंगी। घर जल्दी पहुंचकर थोड़ी देर आध्या के साथ भी समय बिताऊंगी। उसकी प्रिंसिपल ने भी एक दिन उन्हें बुलाकर कहा भी था, डॉक्टर मणि, आपकी बेटी शायद अकेलापन महसूस करती है। आप उसे थोड़ा टाइम दिया करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों का इलाज करती रह जाइए
और आपकी अपनी ही बेटी बीमार हो जाए। घर आकर वे आध्या पर कितनी नाराज हो उठी थी। वे सोचने लगी थी कि इस साल वह 12वीं पास तो हो जाएगी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। मेरे सपने का क्या होगा? एक आध्या ही तो उनके जीवन की धुरी है। उसको हर हाल में उनका सपना पूरा करना ही होगा। यदि कंपटीशन में अच्छी रैंक ना आई तो क्या होगा? किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। अभी तो नर्सिंग होम की ईएमआई चल ही रही है। इतने बड़े स्टाफ की सैलरी, नई नई मशीनें आदि सब कुछ लोन के बलबूते ही तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है। उन्होंने निश्चय किया कि आज ही वे आध्या से अवश्य अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीरियस हो जाने के लिए कहेंगी। वे स्टाफ को रात के लिए आवश्यक निर्देश देने के बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रही थी कि सुपरवाइजर लीला घबराई हुई सी भागती हुई आई थी। मैडम, इमरजेंसी केस है, लड़की बेहोश है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर पूनम है, वे इस केस को संभाल लेंगी। उन्होंने ही तो मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। उसी समय लड़की की माँ रोती हुई आई और उनके पैरों पर गिर पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाया। क्या बात है? पूछा था। डॉक्टर, आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं, आपका बहुत नाम सुन रखा है, मेरी बेटी को प्लीज़ बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं यहीं पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। वे लीला से लड़की की हालत के बारे में जानकारी ले रही थी कि महिला के पति जीप से उतरते दिखे। शायद वे पुलिस अधिकारी थे, क्योंकि उनके साथ कई पुलिस वाले वहां खड़े हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वे इमरजेंसी की तरफ चल दी थी। लड़की की हालत नाजुक थी, उसका चेहरा काला पड़ गया था, मुंह से झाग निकल रहा था, वह पूरी तरह से अचेत थी। उस पर नजर पड़ते ही वे खुद एक क्षण को सहम गई थी। फूल सी कोमल नाजुक लड़की, जिसकी उम्र 18-19 वर्ष के आसपास रही होगी। दूध सा धवल रंग सांवला पड़ गया था, काले घुंघराले बाल बार बार चेहरे पर अटखेलियां करने को बेताब थे। वे सोचने को मजबूर हो गई थी कि इस नाजुक सी कली ने ऐसा कदम क्यों कर उठाया होगा। वे तत्काल उसके उपचार में जुट गई थी। डॉक्टर पूनम से बातचीत कर स्वयं ही उसकी निगरानी करने लगीं। लगभग 1 घंटे बाद वे अपने कैबिन में आईं। उन्होंने शीशे से बाहर निगाह डाली तो देखा कि उसकी माँ की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अधिकारी पति के चेहरे से लग रहा था कि वह शायद पत्नी को घुड़क रहे थे। उनको कैबिन में देखते ही पति पत्नी दोनों दरवाज़ा खोलकर तेजी से अंदर आए थे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अब कैसी है? वह ठीक है ना? आप पहले मुझे बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि बच्ची ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गई। मुखर अधिकारी पति पत्नी को डपटते हुए बोले। डॉक्टर साहब, सब इन्हीं के लाड प्यार का नतीजा है। डॉक्टर मनी अपने को रोक नहीं पाई थी, लेकिन आज तो इन्हीं की वजह से इस बच्ची की जान बच सकती है। यदि 1 घंटा और बीत जाता तो इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता और आप लोग हाथ मलते ही रह जाते। बेहोश लड़की को अकेले ऑटो में लेकर आना हिम्मत का काम है। इस समय जाने कैसे ये इसको लेकर यहाँ आई है। वैसे डॉक्टर साहब, ये पढ़ी लिखी नहीं है और अपनी बेटी को भी अपनी तरह ही बनाना चाह रही है। लेकिन डॉक्टर, मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि तुम्हें हर हालत में आईएएस ऑफिसर बनना ही है, उससे कम मुझे मंजूर नहीं। देखिए सर, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ज़ोर ज़ोर से बोलना मना है। आप दोनों बाहर बैठ जाइए। अभी भी आपकी बेटी की हालत नाजुक है, बेटी के होश में आने का इंतज़ार करिए। माँ गिड़गिड़ाती हुई बोली। डॉक्टर साहब, मुझे एक बार बेटी को देख लेने दीजिए। और बदहवास होकर फिर से डॉक्टर के पैर पर गिरने का उपक्रम करने लगी थी। वे स्वयं भी एक माँ थी, उसके दिल की पीड़ा का गहराई से अनुभव कर सकती थी। सो वे स्वयं महिला को सहारा देकर उसकी बेटी के पास ले गईं। बेटी के चेहरे बाल पर हाथ फेरती हुई वह सिसकने लगी थी। अधिकारी उनके पीछे पीछे आ गए थे। वे उन्हें जोर से डांट कर बोले, बंद करो अपना यह नाटक। अपनी आंख खुली रखती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता।
वह सहम कर पति अवधेश के पीछे पीछे चलकर बाहर आ गईं और कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ गई थी। उक्त महिला यानी यशोदा जी ने अपनी बेटी के बचपन की बातें डॉक्टर मनी को एक दिन सुनाई थी। पंखुड़ी छोटी सी थी, तब से उसे स्केचिंग का शौक था। उसे स्कूल से कई बार मेडल भी मिले थे। उसकी प्रतिभा को पहचानकर उसकी टीचर और प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि इसका एडमिशन किसी आर्ट स्कूल में करवा दीजिए, यह बहुत आगे तक जाएगी, इसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन पति की नाराजगी के डर के कारण उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। एक दिन वह स्केचिंग में इतनी खोई हुई थी कि उसको पापा के अंदर आने की आहट ही ना हो पाई थी। उन्होंने स्केचिंग करते देख आप देखा ना ताब उसके सुंदर चित्रों की फाइल को बेदर्दी से चिंदी चिंदी करके हवा में उड़ाते हुए बोले, खबरदार, यदि मैंने अब कभी स्केचिंग करते देखा तो समझ लो कैदियों की तरह कमरे में बंद कर दूंगा। उस दिन वह घंटों फूट फूट कर रोती रही थी। माँ बेटी दोनों एक दूसरे से लिपटकर अपनी मजबूरी पर सारी रात आंसू बहाती रही थी। अब वह डर के कारण आधी रात को चोरी छुपे स्केचिंग करके अपना शौक पूरा किया करती थी। उन्होंने बेटी के इस हुनर को देखा, परखा और समझा भी, परंतु अड़ियल पिता की जिद के कारण वह अपनी बेबसी पर आंसू बहाकर रह जाती थी। पंखुरी 7वीं क्लास में आ गई थी। उसे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं मिले थे। अवधेश जी ने एक 20-22 साल के लड़के जयेश, जो उनके परिचित का बेटा था, को ट्यूटर की तरह रख दिया। वह एमएससी का छात्र था। वह अक्सर पंखुरी के लिए चॉकलेट लेकर आता। पंखुरी की माँ ने उसे मना किया तो वह बोला, आंटी, मेरी कोई बहन नहीं है, इसीलिए यह मेरी छोटी बहन की तरह है। यह सुन वे चुप हो गई थी, परंतु लगभग 2 महीने भी नहीं हुए थे कि वह ट्यूटर को देखकर उनके पीछे छिपने लगी थी। मम्मी, मुझे ट्यूटर से नहीं पढ़ना। क्यों, क्या बात है? मुझे बताओ, पापा मुझे डांटेंगे। वह उनके कान में फुसफुसाकर बोली थी। वह उसे अपनी गोद में बिठाता है, उसके गालों को छूता है। फिर वह डरकर चुप हो गई थी। उस दिन के बाद से वह स्वयं कमरे में बैठकर कुछ काम करने लगती थी, परंतु महीना पूरा होते ही जयेश ने स्वयं ही आना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पति अवधेश उस पर बुरी तरह चीखे चिल्लाए थे। वह अपनी कक्षा में प्रथम तो कभी नहीं आई, परंतु पढ़ने में ठीक ठाक थी। जब वह 8वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास हुई तो अवधेश जी ने खुश होकर उसे एंड्रॉयड फ़ोन दिलवा दिया था। उसे कोचिंग जाने के लिए स्कूटी भी दिलवा दी थी। अब तो उसकी दुनिया ही बदल गई थी। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। वह कभी कभी क्लास कट कर पिक्चर जाया करती और उन्हें बता दिया करती थी। माँ, पापा को नहीं बताना, नहीं तो वो मेरी आफत कर देंगे। वे स्वयं उनसे डरती थी, इसलिए चुप रहती, लेकिन आगे से उसे जाने के लिए मना करती थी। परंतु अब उसका दायरा बढ़ने लगा था। वे स्कूल कैंटीन में कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद लेने लगी थी। इसके लिए भी जब उसकी पॉकेट मनी खत्म हो जाती तो वह उनसे मांगती और वे ना चाहते हुए भी उसे पैसे दे दिया करती। क्या वे गलत थी? वे क्या करती? यदि वे पति से कुछ भी कहती तो उनकी अपनी मुसीबत होती और बेटी की तो जान की आफत ही हो जाती। कुछ दिनों तक तो वह हर समय फ़ोन के साथ ही खेलती रहती। उन्हें तो इस नए फ़ोन की ज़्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन जब समझने लगी तो पता चला कि वह लिख लिख कर दोस्तों से बात करती रहती है। उन्होंने उसे समझाया कि पहले पढ़ाई किया करो, उसके बाद दोस्ती वगैरह। उस समय तो वह कहना मान जाती, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद कुछ नया करने को उसका मन मचल उठता था। 9वीं में उसके नंबर अच्छे नहीं आए थे। अब वह 10वीं में आ गई थी। बोर्ड था। अवधेश जी ने उसकी कोचिंग की संख्या बढ़ा दी थी। उन्होंने एक दिन धीरे से उनसे कहा भी था कि वह थक जाएगी तो अपनी पढ़ाई कब किया करेगी, लेकिन उनको तो अपनी पुलिसिया सोच पर किसी का हस्तक्षेप, दूसरों की गुस्ताखी महसूस होता और उन्हें तो वे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझा करते थे। वह यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला रही थी, इसीलिए उसने अपने रिपोर्ट कार्ड पर खुद से साइन बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन वे उसकी मेज़ ठीक कर रही थी
तो उसकी कॉपी के बीच में लाल निशान लगा हुआ कार्ड दिखाई दिया था। उन्होंने शाम को पंखरी को दिखाकर पूछा तो वह ढिठाई से बोली, जाइए पापा से कह दीजिए मैं उनकी इच्छा के अनुसार क्लास में टॉप नहीं कर सकती, बस पास हो जाऊं यही बहुत है। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि पढ़ लिख ले बेटा, वरना मेरी तरह पति की चार बातें सुननी पड़ेंगी। वह उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मॉम, मैं क्या करूं? मैथ्स का प्लस माइनस और फिजिक्स व केमिस्ट्री के फॉर्मूले मेरे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। आप पापा को समझाइए कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनने में कोई भी रुचि नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं आर्ट गैलरी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाना चाहती हूँ। मेरा जीवन, मेरे सपने मेरे अपने हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, तो क्या सांस भी उनकी परमिशन के बाद ही लेनी होगी? उसकी बातें उनके दिल को छू गई थी। उन लेकिन पति के सामने तो डर के मारे उनकी बोलती ही बंद हो जाती थी। उनके कानों में उसकी प्यारी सी खिलखिलाहट की मधुर आवाज़ गूंज रही थी। उसका उनसे प्यार से लिपटना और पिता की डांट व पिटाई से बचने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाना। बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ गई थी। कोचिंग सेंटर में रिवीजन कराया जा रहा था। स्कूल में प्रिपरेशन लीव हो गई थी, इसलिए वह सारे दिन घर पर रहती थी। जब भी वे उसके कमरे में झांकती, वह अपने मोबाइल पर कुछ करती होती या फिर बुक खोलकर उसे सोती हुई पाती थी। यदि वे उसे ध्यान से पढ़ने को कहती तो वह एकदम नाराज होकर उन पर चिड़चिड़ा उठती थी। उसकी बोर्ड की परीक्षा आरंभ हो गई थी। जब वह पेपर देकर लौट कर आती तो उसका चेहरा बुझा बुझा हुआ होता था। वह मैथ्स का पेपर देकर आई थी तो उसके पापा ने उसका पेपर देखते ही एक दो प्रश्न के उत्तर पूछ डाले थे और गलत उत्तर सुनते ही भड़क उठे थे। वे चीख कर बोले, मूर्ख की बेटी मूर्ख ही तो होगी। मैंने व्यर्थ में ही इस लड़की से इतनी उम्मीद और आशाएं पाल रखी हैं। उन्होंने उसका पेपर फाड़कर गुस्से में फेंक दिया था। उनके मुंह से आवेश में पुलिसिया गाली निकल पड़ी थी। उस दिन वह घंटों फूट फूट कर रोती रही थी। किसी तरह उसने अपने पूरे पेपर दिए, लेकिन उसके बाद वह अपने कमरे से बहुत कम निकलती थी। खाना पीना, हंसना, बात करना, टीवी देखना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि सहेलियों के फ़ोन भी ना उठाती, उनसे भी बात ना करती। बस चुपचाप अपने कमरे में लेटी हुई शून्य को निहारती रहती। उसके चेहरे से उसकी प्यारी सी मुस्कान रूठ गई थी। वे बेटी से बात करना चाहती तो वह मुंह फेर कर लेट जाती। वह गुमसुम खोई खोई सी रहने लगी थी। वे बेटी की मानसिक दशा को देखकर चिंतित हो उठी थी, परंतु अपना दर्द कहती तो किससे कहती? वे यह समझ रही थी कि उनकी बेटी निराशा के गर्त में डूबकर मानसिक रूप से बीमार हो गई है, परंतु अपना दर्द और मन का डर पति से कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी थी। अवधेश जी ने एक दिन व्यंग्यात्मक लहजे में बेटी से कहा था, कितने फीसदी नंबर ला पाओगी? डोनेशन के लिए लाखों रुपयों का इंतजाम करना होगा, तभी तो तुम्हारा कहीं एडमिशन करवा पाऊंगा। निश्चय ही उसने नेट पर अपना रिजल्ट देखकर यह कदम उठाया होगा। यह सब उन्होंने डॉक्टर मणि को बता दिया था। हॉस्पिटल में आज यशोदा जी को अपनी बेबसी व कायरता पर बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें चुप देखकर पति बोले, मेरा लाखों रुपया तुम्हारी लाडली ने मिट्टी में मिला दिया। इसको बर्बाद करने में 100% तुम्हारा हाथ है। सदानंद, जो मेरा चपरासी है, आज ऑफिस में मिठाई लेकर आया था। उसकी लड़की कंपटीशन में मेरिट लिस्ट में आई है और दिल्ली आईआईटी में स्कॉलरशिप के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। घृणा से मुंह सिकोड़कर वे आगे बोले, एक मेरी बेटी है जिसने मेरा नाम डुबोकर रख दिया। मेरा सिर इस लड़की के कारण शर्म से झुक गया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक न रहा। आज वे अपने आप को रोक नहीं पाई। आप कैसे पिता हैं? आपको अपनी बेटी की नहीं बल्कि अपने पैसे व स्टेटस की फिक्र हो रही है। इस समय भी आप अपने लाखों रुपयों की बात कर रहे हैं। आपकी बेटी अपने जीवन के लिए एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है। आपको उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं है।
उनकी आंखों से क्रोध टपक रहा था। वे आगे बोली, आपसे मैंने कितनी बार कहने की कोशिश की कि आपकी बेटी को साइंस से ज़्यादा चित्रकला का शौक है, परंतु आपने तो हर काम डंडे के जोर से करवाना सीखा है। हर काम में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। आज पहली बार उन्होंने पति के समक्ष जोर से बोलने का साहस किया था। पति कहीं जोर जोर से चीखने चिल्लाने न लगें, इस डर के कारण वे वहां से उठकर डॉक्टर के पास चली गई थी। आज अवधेश जी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। वे उठकर पत्नी की बगल में जाकर खड़े हो गए थे। डॉक्टर मणि अंदर ही थी। अब पति पत्नी दोनों ही चिंतातुर दिखाई पड़ रहे थे। वे पत्नी का हाथ पकड़कर आहिस्ता से बोले, मेरी पंखुड़ी अवश्य ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यशोदा जी का आत्मविश्वास बढ़ गया था। दोनों आकर फिर से कुर्सी पर बैठ गए थे। आप हर समय अपने सपने, अपनी सोच मुझ पर थोपते रहे। बस उसी तरह बेटी को भी अपने डंडे के इशारे पर चलाना चाहते हैं। हर बच्चे की रुचि और क्षमता अलग होती है। किसी भी तरह की विशेष पढ़ाई के लिए उसको मजबूर मत करिए। आपकी बेटी आपसे डरती है, इसीलिए वह आपसे झूठ बोलती है, आपसे सारी बातें छिपाया करती है। उसके अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उसे अपनी तरह से जीने दीजिए। जब वह गलत रास्ते पर जाए तो फिर हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसका मार्गदर्शन करके सही रास्ता दिखाएं। जब कभी आप उसे पढ़ाने बैठाते हैं तो बात बात पर झापड़ रसीद कर दूंगा कहते थे। कभी कभी दो थप्पड़ लगा भी देते थे, तो कभी कॉपी किताब उठाकर फेंक भी देते थे। वह डरी सहमी हुई सही उत्तर जानते हुए भी गलत कर बैठती थी। मैं कम पढ़ी लिखी हुई हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए मेरी बेटी की बलि मत चढ़ाइए। सपने तो सपने ही होते हैं, पंखुड़ी को अपने सपनों की उड़ान भरने दीजिए। अवधेश जी की आंखें गीली हो गई थी। वे बोले, तुम मुझसे कम पढ़ी लिखी हो लेकिन कहीं अधिक समझदार हो। ये सब बातें तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं की? शायद मेरी अकल पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाता। पंखुड़ी को होश में आने दो, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। डॉक्टर मणि आईसीयू में ही बैठी हुई पंखुड़ी के चेहरे पर नज़र लगाए हुए थीं। उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया। मॉनिटर पर लगातार उनकी निगाहें टिकी थीं। फिर वे उठकर अपने कैबिन में बैठ गई, परंतु मन में अत्यंत बेचैनी महसूस कर रही थी। अनजाने में उस प्यारी बच्ची में वे अपनी आध्या की सूरत देख रही थी। वे भी तो हर समय आध्या को डांटती डपटती रहती हैं। एक दिन वह उनसे बोली थी कि मॉम, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मुझे आपकी लाइफ नहीं पसंद, मुझे मरीज के पास जाने से उबकाई आती है। पागल है तू, इतना बड़ा नर्सिंग होम तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है, तेरे सिवा मेरे लिए इस दुनिया में मेरा कौन है? नो मॉम, आई डोंट लाइक, कहती हुई वह तेजी से अपने कमरे में चली गई थी। यह बात उस समय की है जब वह क्लास 9वीं में थी। वे आद्या के ख्यालों में खो गई थी। तभी सिस्टर की आवाज़ से उनकी तंद्रा भंग हुई। लीला खुशी से भागती हुई आई। डॉक्टर, वह लड़की अपनी पलकें फड़फड़ा रही है। वे तेजी से उस ओर गई थी। उसको होश में आते देख उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्होंने अपनी आद्या के जीवन को बचा लिया है। उसको होश में आते देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बधाई हो मैडम, आपकी बेटी ने आज अपने जीवन की जंग जीत ली है। अधिकारी पिता का चेहरा खुशी से खिल उठा था। डॉक्टर साहिबा, आप सच में इंसान नहीं बल्कि भगवान हो। डॉक्टर प्लीज़, मैं एक बार अपनी बेटी से माफ़ी मांग सकता हूँ? श्योर श्योर। उन्होंने डॉक्टर पूनम और सिस्टर को ज़रूरी निर्देश देने के बाद अपनी घड़ी पर निगाह डाली। रात को 12 बजने वाले थे। वे उदास और निराश हो उठी। आद्या, उनकी इकलौती बेटी, उनकी व्यस्तता के कारण कितना अकेलापन महसूस करती होगी। अब वे उस पर डॉक्टर बनने का ज़रा भी दबाव नहीं डाला करेंगी। उसका जो मन हो वह पढ़ाई करे, जो मन हो वह बने। वे मन ही मन सोच रही थी कि आज इस नन्ही परी ने जीवन का अनमोल पाठ पढ़ा दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज उनके दिल से मानो भारी बोझ उतर गया हो।
वे बेटी आध्या को प्यार से अपने गले लगाने को तड़प उठी थी। आज उन्हें अपने घर तक का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। घर पहुंचते पहुंचते घड़ी ने 12 बजा दिए थे। आज वे खुद को अपराध बोध से पीड़ित महसूस कर रही थी। उसके कमरे की लाइट जलती देख वे सीधे उसी के कमरे में गई थी। आद्या शायद उनका इंतजार करते करते सो गई थी। उसकी हथेली में मोबाइल था। उन्होंने आहिस्ता उसका मोबाइल निकालने की कोशिश की तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। वह तेजी से बेड से उठी और उनसे लिपट गई। मम्मा, कभी अपना फ़ोन भी चेक कर लिया करिए। उन्होंने अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर देखा। आध्या की 20 मिस्ड कॉल थी। सॉरी बेटा, क्या करूं, कोई ना कोई इमरजेंसी केस आ ही जाता है। बस उसके बाद मैं बिज़ी हो जाती हूँ। यही वजह है कि मुझे अक्सर देर हो जाती है। मम्मा, आप कितनी मेहनत करती हैं। डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वह हर पेशेंट का सही से इलाज करे। मम्मा, मैंने आज आपके इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया। आओ, मैं खाना गरम करती हूँ। नो मम्मा, आप चेंज करके आओ। मैं माइक्रोवेव में खाना गरम करती हूँ। आज पहली बार वे उस घड़ी को कोस रही थी जब उन्होंने डॉक्टर बनने का निश्चय किया। उसी की वजह से बेटी के पास भी बैठने का समय नहीं मिलता है। डॉक्टर मणि प्यार से अपने हाथों से बेटी के मुंह में कोर खिलाती हुई बोली, आध्या, ध्यान से सुनो। आज तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है बेटा। तुम्हें जिस लाइन में आगे बढ़ने में रुचि हो उसी विषय में पढ़ाई करो। परंतु मम्मा, आपका सपना और आपका नर्सिंग होम, उसका क्या होगा। बेटा, अपने सपने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो मुझे नहीं करनी चाहिए ना। आखिर तुमने भी तो अपने भविष्य के लिए कोई सपना देखा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मा, मैंने बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया है कि मैं आपकी तरह ही डॉक्टर बनूंगी। मैंने देखा है कि लोग आपके पास कितनी उम्मीद व आशा लेकर आते हैं और ठीक हो जाने पर कितने खुश होते हैं। मैं भी जब डॉक्टर बन जाऊंगी तब आप ही की तरह गरीब और ज़रूरतमंद इंसानों का मुफ्त में इलाज किया करूंगी। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि आपको तो यह भी पता नहीं कि आज एमबीबीएस के एंट्रेंस का रिज़ल्ट नेट पर आ गया है। मम्मा, ऑल इंडिया में मुझे 5वीं रैंकिंग मिली है। डॉक्टर मणि ने प्रसन्नता से अभिभूत होकर बेटी के माथे पर प्यार करके उसे अपनी बाहों में लिपटाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू प्रवाहित हो उठे थे। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा करने के लिए पहला सोपान पार कर लिया था। क्या बात है मॉम, बड़ी खुश दिखाई पड़ रही हैं। नर्सिंग होम में आद्या की इस आवाज़ से उनकी तंद्रा भंग हुई और वे वर्तमान में लौटी। बोली, हाँ, कभी फुर्सत में बताऊंगी। वैसे सच तो यही है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बातों की वजह से एक प्यारी सी बेटी के अपने सपने साकार हुए हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।